दोस्तों नमस्कार। मैं ना सोनांचली कथा कहानी और उपन्यास के इस अंक के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों इस समय हम लोग सुन रहे हैं उपन्यास द गाइड, जिसे लिखा है R.K. नारायण ने। उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के 9वें अध्याय तक का वाचन मैं अपने वाचन के पिछले क्रम में कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के 10वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात नाथ सोनांचली के स्वर में। मुझे हवालात में साधारण अपराधियों के साथ 2 दिन काटने पड़े। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के भीतर दाखिल होते ही पुलिस सुपरिटेंडेंट का मैत्री भाव समाप्त हो गया। वह मुझे हवलदार को सौंप कर चलता बना। रोजी मुझे हवालात में मिलने आई और रोती रही। मैं कोठरी के एक कोने में आंखें चुराकर बैठा रहा। कुछ देर के बाद मैंने अपने को संयत करके कहा कि वह जाकर हमारे बैंकर से मिले। उसने सिर्फ इतना ही पूछा, ओह, हमारे पास इतना पैसा हुआ करता था, सारा पैसा कहाँ गया? 3 दिन के बाद मैं घर चला गया, लेकिन पुरानी नॉर्मल जिंदगी अब नहीं रही थी। मैंने देखा कि घर में मकबरे जैसी शांति छा गई है। मिलने वाले भी बहुत कम आते हैं। मणि अंतर्वत सर झुकाए अपने कमरे में काम करता रहता था। उसके लिए खास काम नहीं था। अब बहुत कम खत आते थे। घर कब्र की तरह खामोश रहता था। ऊपर नलनी के पैर भी खामोश रहते थे। उसे भी मिलने के लिए कोई नहीं आता था। उसने किसी तरह से जमानत के लिए 10,000 रुपये जुटाए थे। अगर मैं साधारण लोगों की तरह अक्लमंदी दिखाता तो इस रकम का आसानी से प्रबंध हो सकता था, लेकिन मैंने बची खुची रकम शेयर और सर्टिफिकेट खरीदने में लगा दी थी, जिन पर बैंक एडवांस नहीं देते थे। बाकी पैसा मैंने टिमटाम में लगा दिया था। आगामी प्रोग्रामों का लिया एडवांस भी इसी में खर्च हो गया था। मैंने रोजी को सुझाव दिया, तुम अगले 3 महीने अपने प्रोग्राम पूरे कर लो ताकि हमें बचे खुचे पैसे मिल जाएं। मैंने उसे रात के खाने के वक्त पकड़ा था, क्योंकि आजकल मैं सारा वक्त नीचे ही गुजारता था और उसे कुछ नहीं कहता था। रात को मैं हाल के सोफे पर सो जाता था। रोजी ने कोई जवाब न दिया। मैंने फिर अपना सवाल दोहराया। जब रसोइया कोई चीज़ उठाने भीतर गया तो उसने कहा, क्या रसोइये के सामने इस बात की चर्चा करना जरूरी है? मैंने विनीत भाव से डांट खा ली। अब घर में मेरी पुरानी हैसियत नहीं रह गई थी। जब से उसने मुझे हवालात से छुड़ाया था, तब से वह घर की मालकिन बन गई थी। इस विचार मात्र से मैं मन ही मन कुढ़ने लगा था। जब उसका सदमा कुछ दूर हुआ तो वह कठोर हो गई। मेरे साथ अब वह इस तरह बात करती मानो उसने किसी लुच्चे आवारा गर्द का उद्धार किया हो। यह एक मजबूरी थी। उसे मेरी मदद करने के लिए पाई पाई बटोरनी पड़ी थी और वह कठोर बन गई थी। मैं चुपचाप खाना खाता रहा। खाने के बाद वह थोड़ी देर आकर हाल में बैठी। सोफे पर एक थाली में पान रखे थे। मैं थाली सरकाकर उसके पास बैठ गया। उसके होठ पान से लाल थे और चेहरे पर भी गर्मी आ गई थी। रौब से मेरी तरफ देखकर उसने पूछा, अब क्या बात है? मेरे कुछ कहने से पहले ही वह बोली, याद रखो, रसोइयों के सामने कुछ मत कहा करो। नौकर अब बहुत ज़्यादा बातें करने लगे हैं। 1 तारीख को मैं एक नौकर को जवाब दे रही हूँ। रुको रुको, जल्दी मत मचाओ। मैंने बात शुरू की। किस लिए रुकूं? उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी नाक साफ की। दर्शक बने रहने के सिवाय मेरे आगे कोई चारा नहीं था। अब वह मालकिन बन गई थी। अगर उसका जी रोने को चाहता था तो इसमें किसी का कोई दखल नहीं था। अगर वह जरूरत समझती तो उसमें आत्मसंयम की शक्ति भी थी। सांत्वना की जरूरत तो मुझे थी। अचानक आत्मकरुणा से मैं विभोर हो उठा। वह क्यों रो रही है? उसे तो जेल में कोई नहीं डाल रहा है। उसे किसी नृत्य के लिए दर्शक और ख्याति जुटाने की खातिर इधर उधर नहीं भागना पड़ा। मार्को जैसे अर्ध विस्मृत आदमी ने शैतानी से उसे तो जाल में नहीं फंसाया। लगता था उसे सिर्फ गुफाओं की तस्वीरों में रुचि है। दरअसल वह बड़ा जहरीला और प्रतिहिंसक व्यक्ति था, अपने शिकार की टोह में बैठे सांप की तरह।
अब मैं देखता हूँ कि मेरे ये विचार गलत थे, पर उस वक्त मैं क्या करता। ऐसे रुग्ण विचारों और आत्मकरुणा के बल पर ही तो मैंने उन क्षणों का सामना किया था। किसी तरह तैरते रहने के लिए इस शैतानियत की जरूरत थी। औरों के लिए मेरे पास वक्त नहीं था। मुझे उसकी मुसीबतों की परवाह नहीं थी। उसे कितनी आफत में डाला गया था। इतने महीनों तक नाचने और काम करने के बाद उसे पैसे की कमी का सामना करना पड़ा था, और अब उसे मेरे चरित्र की एक कमी की सजा भुगतनी पड़ रही थी। इस कमी को मैं विवेक शक्ति की कमी कहूं? नहीं, यह उससे भी अधिक निकृष्ट वस्तु थी, साधारण चरित्र की कमी। अब मैं इस बात को स्पष्ट देख रहा हूं, लेकिन उस समय मैं भी अपने सिकवे शिकायतों में डूबा था और बिना किसी परेशानी के उसकी उद्विग्नता को देख रहा था। हमेशा की तरह मैंने उसे रोने दिया। उसने आंखें पोंछ कर पूछा, जब हम खाना खा रहे थे तो तुमने कुछ कहा था? हाँ, लेकिन तुमने मुझे बात पूरी करने नहीं दी। मैंने गुस्ताखी से जवाब दिया। मैं पूछ रहा था कि जिन प्रोग्रामों के लिए हमने पैसा लिया है उन्हें तुम क्यों न पूरा करो। कुछ देर सोचने के बाद वह बोली, क्यों करूं? क्योंकि हमें एडवांस मिला है और हमें बाकी के पूरे रुपयों की जरूरत है। सारा पैसा कहाँ है? यह तो तुम्हें मालूम होगा। सारा अकाउंट तुम्हारे नाम पर है, और अगर तुम चाहो तो बैंक की किताब देख सकती हो। यह बड़ी निर्मम बात थी। कोई शैतान मेरी खोपड़ी के भीतर बैठकर मुझसे बातें कहलवा रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मेरे लिए उसके मन में कोई हमदर्दी नहीं है। उसे ऐसी अप्राकृतिक बहस को जारी रखने से चिढ़ थी। उसने सिर्फ यही कहा, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि तुमने कहाँ कहाँ प्रोग्राम का वादा किया है, ताकि मैं उनके पैसे लौटा दूं। मैं जानता था कि यह सिर्फ कहने की बात है। लौटाने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? मैंने कहा, पैसा लौटाने की क्या जरूरत है? तुम प्रोग्राम पूरे क्यों नहीं कर सकती? तुम्हें सिर्फ पैसे का ध्यान है। देखते नहीं कि मैं दोबारा पब्लिक के सामने अपनी सूरत नहीं दिखा सकती? क्यों नहीं? मैं गिरफ्तार हूं तो गिरफ्तार ही सही। तुम्हें तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया है। फिर तुम अपना काम क्यों न जारी रखो? नहीं रख सकती, बस मुझे इतना ही कहना है। मैंने भावशून्य स्वर में पूछा, भविष्य में तुम क्या करोगी? शायद मैं उसके पास लौट जाऊंगी। तुम सोचती हो कि वह तुम्हें वापस ले लेगा? हाँ, अगर मैं नाचना बंद कर दूं। मैं एक दुष्ट हंसी हंसा। उसने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो? अगर सिर्फ नाचने की बात होती तो वह तुम्हें वापस ले लेता। मैंने इस तरह की बातें क्यों की थी? उसके दिल को बहुत चोट पहुंची थी। हाँ, इस वक्त तुम ऐसी बात कहने की स्थिति में हो सकता है वह मुझे दहलीज के भीतर दाखिल न होने दे। ऐसी हालत में वहां प्राण त्याग देना ठीक होगा। कुछ देर तक वह अपने मूड में खोई रही। यह देखकर कि उसका अभिमान टूट गया है, मुझे बड़ा संतोष हुआ। उसने कहा, मेरा ख्याल है कि हम दोनों के लिए ही बेहतर होगा कि इस जिंदगी को खत्म कर दिया जाए। एक गिलास या 2 गिलास दूध में 1 दर्जन नींद वाली गोलियां काफ़ी होंगी। आजकल अक्सर सुनने में आता है कि फला ने फला व्यक्ति से आत्महत्या का समझौता किया था। मुझे यह हल बहुत शानदार मालूम होता है। लंबी छुट्टी की तरह किसी रात को बैठकर हम बातें कर सकते हैं और दूध के घूंट पीकर किसी नई दुनिया में आंखें खोल सकते हैं जिसमें मुसीबतें नहीं हैं। मैं अभी यह सुझाव रखती अगर मुझे यकीन होता कि तुम समझौते का पालन करोगे, लेकिन मुझे डर है कि मैं मर जाऊंगी। तुम अंतिम क्षण में अपना फैसला बदल दोगे ताकि मुझे तुम्हारी लाश ठिकाने लगानी पड़े। मैंने कहा, इससे बदतर और कोई बात नहीं कही जा सकती थी। मैं बार बार इस किस्म की बातें क्यों कर रहा था? मेरा ख्याल है कि मैं यह सोचकर चिढ़ गया था कि अब वह आज़ाद पंछी है। मैं गिरफ्तार हूं और अब वह नाचना भी छोड़ देगी। मैंने कहा, इस तरह के रुग्ण विचारों की बजाय नाचना क्या बेहतर नहीं होगा? मुझे लगा कि मुझे फिर से उसे अपने अधीन रखना चाहिए। तुम नाचती क्यों नहीं? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारी देखभाल के लिए मौजूद नहीं रहूंगा? मुझे विश्वास है कि तुम अपनी देखभाल खुद कर सकती हो, और फिर हो सकता है मैं जल्द ही छूट जाऊं। ओह, इस केस में कुछ नहीं है, पहली सुनवाई में खत्म हो जाएगा। मेरी बात मानो, यह इल्जाम झूठा है। सच? मेरे खिलाफ वे क्या साबित कर सकते हैं?
इस कानूनी नुक्ते में न पड़कर उसने कहा, तुम अगर रिहा हो भी जाओ तब भी मैं पब्लिक में नहीं नाचूंगी। मैं इस तरह की सर्कस की जिंदगी से तंग आ गई हूं। तुमने खुद यह जिंदगी चुनी थी, मैंने कहा, लेकिन सर्कस की जिंदगी नहीं। मैंने तो कुछ और ही सपने देखे थे। तुम्हारे पुराने घर के साथ वह सब कुछ चला गया। ओह, मैं कराह उठा। तब तो तुम मुझे चैन नहीं लेने दोगी। तुमने मुझे मजबूर किया कि मैं तुम्हें पब्लिक के सामने लाऊं। अब तुम दूसरी बात कह रही हो। मैं नहीं जानता। तुम्हें खुश करना बहुत मुश्किल है। तुम कुछ नहीं समझते, वह चिल्लाई और उठकर ऊपर चली गई। फिर कुछ सीढ़ियां उतरकर उसने कहा, इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। अगर मुझे अपनी आखिरी चीज भी गिरवी रखनी पड़े तब भी मैं तुम्हें जेल से छुड़वा लूंगी। लेकिन एक बार यह मामला खत्म हो जाए तो हमेशा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। बस मैं सिर्फ यही मांगती हूं, मुझे भूल जाना। मैं चाहे जीऊं या मरूं, तुम्हें इससे कोई सरोकार नहीं। वह अपने वचन की पूरी निकली। अचानक उसकी सरगर्मियां शुरू हो गईं। वह मणि को साथ लेकर इधर उधर भागने लगी। उसने अपने हीरे के गहने बेच दिए, सब शेयरों को खरीद के भाव पर बेचकर जितना पैसा इकट्ठा कर सकी किया। वह मणि को चरखी की तरह घुमा रही थी। मणि को मद्रास भेजकर उसने मेरे लिए एक बड़ा वकील मंगवाया। जब और पैसे की जरूरत पड़ी और उसने देखा कि हमें कहीं और से भी पैसा जुटाना पड़ेगा तो उसकी व्यवहारिकता प्रखर हो उठी। अपनी बात भूलकर वह फिर नाचने लगी। मणि की मदद से वह साजिंदों के और रेल के इंतजाम खुद करने लगी। उसे सफ़र करते देखकर मैंने ताना दिया, जानती हो, मैं यही चाहता था। प्रोग्रामों की कोई कमी नहीं थी। दरअसल मेरी दुर्दशा से भी लोगों में कुछ दिनों के बाद नई दिलचस्पी पैदा हुई थी। जो भी हो, लोग नृत्य का आनंद लेना चाहते थे। मेरी हालत की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। उदासीन भाव से रोजी को अभ्यास करते और बाकी सारे काम करते देखकर मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती थी। मणि उसकी बहुत मदद करता था और निमंत्रण भेजने वाले लोग भी रोजी की बहुत मदद करते थे। इन सब बातों से यह साबित हो गया था कि मेरे बगैर उसका गुजारा चल सकता है। मेरे जी में आया कि मणि से कह दूं, सावधान रहना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वह ऐसा नाच नचाएगी कि अचानक तुम्हारी हैसियत मुझ जैसी बन जाएगी। इस सपेरिन से बचकर रहना। मैं जानता था कि मेरा मन ठीक से काम नहीं कर रहा था। मुझे मालूम था कि उसकी आत्मनिर्भरता को देखकर मुझे ईर्ष्या हो रही थी। लेकिन उस वक्त मैं भूल गया कि वह मेरी खातिर ही यह सब कर रही थी। मुझे डर था कि अपने प्रतिवादों के बावजूद भी वह कभी नाचना नहीं छोड़ेगी। वह ऐसा नहीं कर पाएगी, बल्कि दिन प्रतिदिन उसकी स्थिति मजबूत होती जाएगी। जिस तरह से वह सारा काम संभाल रही थी, उसे देखकर तो यही लगता था कि मैं चाहे जेल में रहूं या बाहर, उसका पति चाहे या न चाहे, वह सब कुछ संभाल लेगी। उसकी जिंदगी में न मार्कों के लिए जगह थी न मेरे लिए। उसमें एक प्रबल जीवन शक्ति थी जिसकी कीमत स्वयं उसने अभी तक कौमा की थी। हमारा वकील भी मशहूर आदमी था। दक्षिण भारत की कचहरियों में उसके नाम का जादू चलता था। उसने कई लोगों को अनेक बार फांसी के फंदे से बचाया था। जनता को लूटने वालों को जनता और कानून की निगाहों में निर्दोष सिद्ध किया था। वह आसानी से यह साबित कर सकता था कि कानून तोड़ने वाले गुंडों का गिरोह निर्दोष है, पुलिस की साजिशों का शिकार है। पुलिस द्वारा बड़ी मेहनत से तैयार किए गए केसों को वह रफा दफा करवा देता था। पुलिस के बयान को हास्यास्पद साबित कर देता था और सावधानी से इकट्ठे किए गए सबूतों को अपने अंगूठे और तर्जनी से पकड़कर छूमंतर कर देता था। देखने में वह पुराने फैशन का था। लंबा कोट और प्राचीन ढंग की धोती और पगड़ी पहनता था और उसके ऊपर काले रंग का चोगा। जब अदालत में खड़ा होकर वह जजों को संबोधित करता था तो उसकी आंखों में हंसी और आत्मविश्वास की चमक होती थी। जब वह अपने डेस्क पर रखे कागजात को देखता था तो बड़ी शानदार अदा से एक चुटकी नस्वार नाक के अंदर सूंघ लेता था। एक बार तो हमें डर लगा कि कहीं वह यह समझकर कि हमारा केस मामूली है, केस लड़ने से इनकार न कर दे। लेकिन नलिनी की खातिर उसने केस लड़ना मंजूर कर लिया।
एक विख्यात व्यक्ति ने दूसरे का लिहाज किया था। जब यह खबर मिली कि उसने केस लड़ना मंजूर कर लिया है, सिर्फ हाँ कहलवाने के लिए ही 1,000 रुपया लग गया था, तो हमें लगा जैसे पुलिस ने माफ़ी मांगकर मेरे खिलाफ केस बंद कर दिया हो। लेकिन उस वकील की फीस बहुत ज़्यादा थी। हर बार नकदी देकर उससे मशविरा लिया जाता था। वह अपने ढंग का मुलतवी कराने वाला वकील था। मुकदमा उसके हाथ में गीले आटे की तरह होता था, जिसे वह मनमाने ढंग से गूंथता था, बारीकी से उसकी काट छाँट करता था और खुर्दबीन की तरह जांच करने के लिए बहुत से दिनों की मांग करता था। फिर वह जजों की नाक में दम कर देता था और उन्हें लंच के लिए भी नहीं उठने देता था, क्योंकि वह बिना कोई वाक्य खत्म किए भी बातें कर सकता था। बिना सांस लिए एक वाक्य में दूसरा वाक्य जोड़ते जाने की तरकीब उसे मालूम थी। वह सुबह की ट्रेन से आया और शाम की ट्रेन से लौट गया। सारा दिन न तो वह अदालत से हिला, न ही उसने केस को 1 इंच भी आगे बढ़ने दिया। एक जज ने आश्चर्य प्रकट किया कि दिन कैसे गुजर गया था। इस तरह वह वकील अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा दिन आज़ाद रखता था। उसका आखिरी नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि मुकदमे की चपेट में आए बेचारे मुवक्किल को ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। वकील की फीस 750 रुपये रोज थी। साथ में उसे रेल का भाड़ा और दूसरे खर्च भी देने पड़ते थे। वह कभी अपने साथ जूनियर वकील लिए बगैर नहीं आता था। मेरे केस को उसने 3 अंकों की कॉमेडी बनाकर प्रस्तुत किया, जिसका खलनायक मार्को था, सभ्य जीवन का शत्रु। पुलिस ने सबसे पहले मार्को की गवाही दिलवाई। मैंने देखा मेरे विख्यात वकील के हर हमले पर वह थर्रा जाता था। शायद वह सोच रहा था, काश वह यह केस न चलाता। उसका भी वकील था, लेकिन वह छोटा और भयभीत दिखाई देता था। कॉमेडी के पहले अंक में कहा गया था कि खलनायक अपनी पत्नी को पागल बनाना चाहता था। दूसरे अंक में बताया गया था कि किस तरह राजू नाम के सीधे साधे परोपकारी जीव ने मार्को की पत्नी को मौत और भुखमरी के पंजे से बचाया। उस महिला की रक्षा के लिए उसने अपने समय और कामकाज का भी त्याग किया, और राजू की मदद से ही वह महिला कला के संसार में इतना नाम पा सकी। रोजी हमारे राष्ट्र और सांस्कृतिक परंपराओं को चार चांद लगा रही है। सारा संसार भरतनाट्यम के लिए भूखा है, लेकिन मार्को उसका अपमान करता है। जब रोजी का नाम मशहूर हो गया तो उसके मन में ईर्ष्या जगी और योर ऑनर, वह इस बेचारी महिला की ख्याति के महल को बारूद से उड़ाने के लिए लालायित हो उठा। फिर इस षड्यंत्रकारी ने वह दस्तावेज निकाला जो कई बरसों से छिपा पड़ा था। महिला से दस्तखत कराने के पीछे मार्को का कोई और इरादा था। वह बाद में इस पर प्रकाश डालेगा। मेरा वकील किसी भी चीज को दुष्ट सिद्ध कर सकता था, बाद में चाहे उसे मौका न भी मिले। बरसों पुराने कागज को बाहर निकालने का आखिर क्या मतलब था? इतने बरस तक उसने इस कागज को छिपा क्यों रखा था? फिलहाल वह इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। उसने चारों तरफ इस तरह देखा जैसे कोई शिकारी कुत्ता लोमड़ी को सूंघता है। योर ऑनर, इस कागज को बिना दस्तखत किए मार्को को लौटा दिया गया ताकि बखेड़े से बचा जाए। उस महिला को गहनों के लालच से नहीं फंसाया जा सकता था, न ही उसे गहनों से प्रेम था। नेक राजू खुद उस कागज को डाकखाने में ले गया था। पोस्टमास्टर इस बात का गवाह है। कागजों पर दस्तखत न देखकर षड्यंत्रकारी को बड़ी निराशा हुई, इसलिए उन लोगों ने एक नई चाल चली। किसी ने महिला के दस्तखतों की नकल कर दी और उसे पुलिस के पास ले गया। यह करतूत किसकी थी, यह बताना मेरे वकील का काम नहीं था, न ही उसे इस सवाल में कोई दिलचस्पी थी। वह दावे से इतना जरूर बता सकता था कि उसके मुवक्किल ने जाली दस्तखत नहीं बनाए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह अदालत से सिफारिश करेगा कि उसके मुवक्किल को निरपराधी घोषित करके रिहा कर दिया जाए। लेकिन सरकार का केस दिलचस्प और रंगीन भले ही न हो, मजबूत जरूर था। उन्होंने मणि को कटघरे में खड़ा करके इतने सवाल पूछे कि आखिर उसने यह बक ही दिया कि मैं हर रोज बीमाशुदा पार्सल का इंतजार करता रहता था। पोस्टमास्टर को यह कबूल करना पड़ा कि जब मैं डाकखाने गया था तो अजब ढंग से पेश आ रहा था। अंत में लिखाई विशेषज्ञ ने कहा कि वह लिखाई मेरी मालूम होती है। उसने चेकों के पीछे, रसीदों और खतों पर मेरी लिखाई का हवाला देकर यह बात कही।
जज ने मुझे 2 बरस की सजा दी। हमारा विख्यात वकील संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसका कहना था कि कानून के मुताबिक मुझे 7 बरस की सजा मिल सकती थी, लेकिन उसकी धाराप्रवाह दलीलों ने 5 साल सजा में से घटा दिए थे। हालांकि अगर मैं भी जरा सी सावधानी बरतता, मेरे विख्यात वकील को अपना उद्देश्य पूरा करने में कई महीने लगे थे। उधर नलनी वकील का और मेरे घर का खर्च जुटाने के लिए पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही थी। मैं आदर्श कैदी समझा जाता था। अब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे इसलिए बुरा और निकम्मा नहीं समझते थे क्योंकि मैं इस काबिल था, बल्कि इसलिए कि हमेशा से वे मुझे गलत जगह पर देखते आ रहे थे। अगर वे सेंट्रल जेल आकर मुझे देखते तो जरूर मेरी तारीफ करते। इसमें शक नहीं कि जेल में मेरी गतिविधियों पर नियंत्रण था। मुझे तड़के ही बिस्तर से उठना पड़ता था और जब मेरी इच्छा बाहर घूमने की होती तब मुझे भीतर बंद होना पड़ता था। सुबह 5 बजे मुझे बाहर निकाला जाता और शाम के 5 बजे बंद कर दिया जाता था। लेकिन इस बीच मैं परिस्थिति का मालिक था। जेल के हर विभाग में नेक निरीक्षक की तरह जाता था। सभी वार्डरों से मेरी पड़ती थी। जब उन्हें कैदियों की निगरानी करनी होती तो भी मैं उसकी जगह ड्यूटी दे दिया करता था। मैं बुनाई और बढ़ईगिरी विभाग में भी जाता था। हत्यारे, लुटेरे, गला काटने वाले सब मेरी बातें सुनते थे और मैं बातों से उनका अवसाद दूर कर सकता था। जब कभी आराम का मौका आता तो मैं उन्हें कहानियां और दार्शनिक बातें सुनाता। वे मुझे गुरु कहकर पुकारने लगे। जेल में 500 कैदी थे और मैंने उनमें से अधिकांश लोगों के साथ आत्मीयता पैदा कर ली थी। अफसरों से मेरी पड़ती थी। जब जेल का सुपरिटेंडेंट मुआयना करने निकलता था तो मैं उसके पीछे पीछे चलता था और उसकी टिप्पणियां सुनता था। मैं भाग दौड़कर उसके छोटे मोटे काम भी कर दिया करता था, जिससे वह मुझे चाहने लग गया था। जब वह बाईं तरफ झुककर देखता तो मैं समझ जाता कि वह क्या चाहता है और मैं भागकर उस बॉर्डर को बुला लाता जिसे वह बुलाना चाहता था। उसकी एक क्षण की हिचकिचाहट से ही मैं भाप लेता था कि वह सड़क पर पड़ी कंकड़ी को फिकवाना चाहता है। उसे इन बातों से बेहद खुशी होती थी। इसके अलावा मैं पहले से भागकर बॉर्डरों और दूसरे कर्मचारियों को उसके आने की खबर दे दिया करता था। वे लोग ऊँघ रहे होते, उन्हें उठकर अपनी पगड़ियाँ बांधने का समय मिल जाता था। मैं सुपरिटेंडेंट के घर के पिछवाड़े में सब्जियों की क्यारी लगाया करता था। जमीन गोड़कर मैं पानी दिया करता था। कटीली झाड़ियों की बाड़ें लगाता था ताकि जानवर पौधों को नष्ट न कर सकें। मैं क्यारियों में बड़े बड़े बैगन, फलियां और गोभी उगाता था। जब छोटी छोटी कलियां निकलती तो मुझे बड़ी उत्तेजना होती। मैं उन्हें बढ़ते हुए, शक्लें अख्तियार करते, रंग बदलते और पत्तियां झड़ते हुए देखता। जब सब्जियां तैयार हो जाती तो मैं उन्हें तोड़कर पानी से धोता, अपनी बास्केट के छोर से पोंछता और बांस की बनी टोकरी में कलात्मक ढंग से सजाकर मैं औपचारिक ढंग से उन्हें भीतर ले जाता था। चमचमाते बैगनों, गोभी और पत्तेदार सब्जियों को देखकर सुपरिटेंडेंट मुझे खुशी से गले लगा लेता था। वह सब्जियों का और अच्छे अच्छे खानों का शौकीन था। मुझे यह काम बहुत पसंद था। नीला आसमान, खिली हुई धूप, मकान के साये में बैठकर काम करना, ठंडे पानी का स्पर्श, इससे मेरे भीतर एक शानदार भावना पैदा हो गई थी। जिंदगी और ये भावनाएं बहुत अच्छी मालूम होने लगीं। ताजी खुदी हुई मिट्टी की गंध मुझे सबसे ज़्यादा खुशी देती थी। अगर यही जेल की जिंदगी थी तो और लोग इसे क्यों नहीं अपनाते थे। जेल के नाम से ही वे कांप उठते थे, मानो वहाँ इंसान को जंजीरों में रखा जाता हो, लोहे से दागा जाता हो और सुबह से लेकर शाम तक उसे कोड़े लगाए जाते हों। कैसे मध्ययुगीन विचार थे। जेल से ज़्यादा अच्छी जगह कौन सी हो सकती थी। नियमों का पालन करने पर यहाँ बाहर की दुनिया के बजाय ज़्यादा तारीफ मिलती थी। मैं दूसरे कैदियों के साथ खाना खाता था और उन्हीं के साथ सामाजिक जीवन व्यतीत करता था। 50 एकड़ के इलाके में मैं आज़ादी से घूम फिर सकता था। अगर सोचा जाए तो इतनी जगह बहुत होती है। देखा जाए तो आमतौर पर इंसान इससे कम जमीन में भी गुजारा करता है। नए कैदी जेल में आकर पहले कुछ दिन उदास और क्षुब्ध रहते। मैं उन्हें समझाता, दीवारों को भूल जाओ तो तुम सुखी रह सकोगे। मुझे उन लोगों की बात सोचकर हंसी आती थी
जो जेल के विचार मात्र से ही आतंकित हो उठते हैं। हो सकता है फांसी पाने वाले, हिंसक या आज्ञा न मानने वालों के विचार भिन्न हों, लेकिन बाकी लोग वहां सुखी रह सकते थे। 2 साल के बाद जब मुझे जेल से बाहर जाना पड़ा तो आंसुओं से मेरा गला रूंध गया। मेरी ख्वाहिश हुई कि काश मैंने इतना रुपया वकील पर बर्बाद न किया होता। उस जेल में अस्थायी रूप से रहने में मुझे बहुत खुशी होती। सुपरिटेंडेंट ने मुझे अपना व्यक्तिगत नौकर बनाकर दफ्तर में मेरा तबादला करवा दिया। मैं उसके डेस्क की देखभाल करता, दबातों में स्याही भरता, कलम साफ करता, पेंसिल तेज करता और दरवाजे के बाहर खड़ा रहता ताकि काम के वक्त कोई उसे दिख न करे। ज्यों ही वह मेरे बारे में सोचता, मैं जाकर खड़ा हो जाता। मैं इतना चैतन्य रहता था। वह मुझे फाइलों से भरे संदूक बाहरी दफ्तर में पहुंचाने को कहता और दफ्तर से कागजात लाकर मैं उसे देता। उसकी गैर हाजिरी में अखबार आते थे। उसके पास ले जाने से पहले मैं खुद अखबारों में नज़र डाल लेता। मेरा ख्याल है कि उसने कभी इसका बुरा नहीं माना। वह लंच के बाद सुस्ताने से पहले अखबार पढ़ना पसंद करता था। मैं विश्व के नेताओं के भाषणों, पंचवर्षीय योजनाओं के विवरणों, मिनिस्टरों द्वारा किए गए पुलों के उद्घाटनों या पुरस्कार वितरण समारोहों, आणविक धमाकों और संसार की मुसीबतों की खबरों पर सरसरी निगाह दौड़ाता था। लेकिन शुक्रवार और शनिवार को मैं कांपती हुई अंगुलियों से हिंदू का अंतिम पन्ना पलटता था। अंतिम कॉलम के ऊपरी हिस्से में हमेशा नलिनी की तस्वीर के साथ यह छपा रहता था कि वह किस संस्था में शो दे रही है और टिकटों का दर क्या है। कभी दक्षिण भारत के एक कोने में, उसके अगले हफ्ते लंका में, कभी बंबई में और कभी दिल्ली में उसके शो होते थे। उसका साम्राज्य सिकुड़ने की बजाय दिनों दिन विस्तृत होता जा रहा था। यह देखकर मैं जल भुन जाता कि वह मेरे बगैर भी काम में जुटी हुई है। अब बीच के सोफे पर कौन बैठता था? मेरी तर्जनी के संकेत के बगैर शो कैसे शुरू हो सकता था? नाच कब बंद करना है इसका पता नलिनी को कैसे लगता था? शायद वह लगातार नाचती रहती थी और दर्शकों में इतनी अक्ल नहीं थी कि वे उसे रुकने के लिए कहते। यह सोचकर मन ही मन मुझे खुशी हुई कि शो के बाद उसकी ट्रेन जरूर छूट जाती होगी। मैं यह देखने के लिए अखबार पढ़ता कि आजकल वह कहाँ नाच रही है और कितना पैसा पैदा कर रही है। अगर वह दूरदर्शिता से हिसाब नहीं रखेगी तो शरीर के अंगों को तोड़ मरोड़ कर पैदा की गई उसकी सारी कमाई सुपर टैक्स की भेंट चढ़ जाएगी। अगर शुरू के महीनों में मणि मुझे जेल में मिलने न आता तो शायद मैं सोचता कि उसने मेरी जगह ले ली है। इस बात से मेरे मन में और भी ज़्यादा विष पैदा हो जाता। जेल में सिर्फ मणि मुझसे मिलने आता था। लगता था कि बाकी सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने मुझे भुला दिया था। मणि इसलिए आता था क्योंकि वह मेरी हालत देखकर उदास होता था। मेरा इंतजार करते वक्त उसके चेहरे पर गंभीरता और अवसाद छाया रहता था। लेकिन जब मैंने उससे कहा, जेल इतनी बुरी जगह नहीं है, अगर तुम यहाँ आ सकते हो तो जरूर आओ, तो उसे ग्लानि हुई। उसके बाद वह मुझसे मिलने नहीं आया। लेकिन आधे घंटे में उसने मुझे सारी खबरें बता दी थी। नलिनी अब मद्रास में बस गई थी और अच्छी तरह अपनी देखभाल कर रही थी। जाने से पहले उसने मणि को 1000 रुपये इनाम में दिए थे। रेलवे प्लेटफार्म पर उसे सैकड़ों हार पहनाए गए थे। उसे विदाई देने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठी हुई थी। जाने से पहले उसने कायदे से अपने कर्जों की फहरिस्त बनाई थी और उनका पूरा भुगतान किया था। घर का फर्नीचर और बाकी सामान उसने नीलाम करने के लिए एक कबाड़ी के हवाले कर दिया था। मणि ने बताया कि वह घर से सिर्फ एक किताब अपने साथ ले गई थी। शराब की अलमारी खोलकर उसने सारी शराब फिकवा दी थी। किताब उसके भीतर छिपी थी। वह बड़ी सावधानी से उस किताब को साथ ले गई। मैंने बचकाने अंदाज में कहा, वह किताब तो मेरी थी, वह क्यों ले गई? शायद वह उस पुस्तक को बहुत महान उपलब्धि समझती है। क्या इस बात से मार्को खुश हुआ था या इस बात का उस पर कोई असर पड़ा था? मणि ने बताया, केस के बाद ही वह कार में बैठकर अपने घर आ गई थी और वह अपनी कार में बैठकर सीधा रेलवे स्टेशन चला गया था। दोनों में मुलाकात नहीं हुई थी। कम से कम इस एक बात की खुशी मुझे है, नलिनी में इतना स्वाभिमान है कि उसने मार्को के पैरों पर गिरने की दोबारा कोशिश नहीं की। जाने से पहले मणि ने कहा, हाल ही में आपकी माँ से मुलाकात हुई थी।
वे अच्छी तरह से हैं और गांव में हैं। अदालत में मेरी माँ भी आई थी। आखिरी पेशी के दिन हमारे स्थानीय तारीखें टलवाने वाले वकील ने उसे खबर दी थी। आमतौर पर उसी के द्वारा हमारा संपर्क स्थापित होता था। अभी भी वह मेरे घर को सेठ के यहाँ बंधक रखने के लंबे तकलीफदेह पचड़े में पड़ा था। मद्रास के विख्यात वकील के आने की बात सुनकर वह बेहद उत्तेजित हुआ था। हमने उसे ताज के सबसे शानदार कमरे में ठहराया था। हमारा छोटा वकील उत्तेजना से फिरकी की तरह नाच रहा था। यहाँ तक कि वह गांव जाकर मेरी माँ को भी बुला लाया था। किस लिए यह तो वही जाने। जब मैं कटघरे में खड़ा था तो मेरी दुर्दशा देखकर मेरी माँ का दिल पिघल गया। जब रोजी माँ से कुछ कहने के लिए बरामदे में गई तो माँ की आंखों से चिंगारियाँ फूटने लगीं। अब तुमने उसकी जो दुर्दशा की है उससे तो तुम्हें संतोष है ना। रोजी सहम कर पीछे हट गई। अदालत बर्खास्त होने पर यह बात खुद माँ ने मुझे बताई थी। माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। जिंदगी में उसने कभी अदालत नहीं देखी थी। अपने इस दुस्साहस पर उसे आश्चर्य हो रहा था। उसने मुझसे कहा, तुमने अपने और अपने परिचितों के माथे पर कैसा कलंक लगाया है। जब तुम कई हफ्तों तक निमोनिया में पड़े थे तो मुझे डर लगता था कि तुम कहीं मर न जाओ, लेकिन अब जो भुगतना पड़ रहा है उससे तो तुम्हारी मौत ही अच्छी थी। वह अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। भावावेश से उसकी बुरी हालत हो गई और फैसला सुनाने के लिए जब अदालत जमा हुई तो उससे पहले ही वह वहां से चली गई। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे R.K. नारायण के लिखे उपन्यास द गाइड के हिंदी अनुवाद के 10वें अध्याय का वाचन मेरे अर्थात ना सोनांचली के स्वर में। दोस्तों, इस उपन्यास के आखिरी अध्याय अर्थात 11वें अध्याय का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।